Hello friends, welcome back to your YouTube channel SK Nursing Studies. So today I'll be discussing with you on the topic Jean Pagets development theory. So let's discuss without any delay. So students, today we will discuss about Paget's theory of cognitive development. So in my previous video I have discussed with you about psychosexual development theory, as well as I have discussed with you about Erikson theory. So today we are going to discuss about Paget's theory, and दिस थेरी इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज थेरी. अगर आपको पेपर में आता है कि पैगेट्स थेरी के बारे में लिखिए तो भी आप यही थेरी के बारे में लिखेंगे, और अगर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थेरी के बारे में लिखिए तो भी यही लिखेंगे. अगर आएगा डेवलपमेंटल स्टेज थेरी लिखिए तो भी आप यही अटेम्प्ट करेंगे. सो अब पैगेट जो थे, इनका फुल नेम क्या था? जीन पैगेट. जीन पैगेट. And it is a comprehensive theory about the nature and development of human intelligence. अगर आपको याद हो तो मैंने अब मेरी पहली वीडियो जो थी साइकोसेक्सुअल पे, उस पर मैंने बताया था कि सिगमंड फ्रूड जी ने क्या बताया था हमें. उन्होंने सेक्सुअल के बारे में बात करी थी, है ना. किसके बारे में उन्होंने बात करी थी? सेक्सुअल के बारे में बात करी थी, सेक्सुअल ड्राइव. तो अगर रिक्रिक्सन थ्योरी की बात करें तो उसमें हमने साइको सोशल के बारे में बात करी थी, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी थी. बट सो इन दिस थ्योरी दे हैव टॉक्ड अबाउट कॉग्निटिव. सो नाउ व्हाट डज कॉग्निटिव मीन्स? सो कॉग्निटिव का मतलब क्या है? एमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी to think and understand, right? So cognitive means what? Emergence of the ability to think and understand. कि अब कौन कौन सी स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस बताई जिसमें जो बच्चा है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू स्टेजेस डेवलप होती जाती है. ठीक है. तो उनका बिलीव ये था कि चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इट इंक्रीजेज विद द डेवलपमेंट. सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी जो कॉग्निटिव, उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं थिंक करने की, वो इंक्रीज होती जाती है. राइट. सो अब हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? सेंसोरी मोटर स्टेज. सेंसोरी मोटर स्टेज. एंड दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ अप टू 2 years. एंड इस स्टेज को नॉर्मली हम इन्फेंसी स्टेज के अंडर कंसिडर करते हैं. इस स्टेज को हम नॉर्मली इन्फेंसी स्टेज के अंडर कंसिडर करते हैं. राइट. एंड सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड इट स्टार्ट्स विद फ्रॉम एज 2 एंड अप टू 7 years. और ये होती है टोडलर and early childhood. Or in concrete operational stage, it starts from 7 and lasts up to 11 years. And this is under childhood and early adolescence. And then is formal operation. Formal operational stage starts with 11 years and up to adulthood. So वही adolescence से लेके ये आएगा अप टू, वैसे तो यहाँ पे आएगा अप टू डेथ ही चलती हैं ये सारी चीज़ें, है ना. ये इन्होंने स्टेजेस ऐसे बनाई है हमारे साइकोलॉजिस्ट्स ने. सो adolescence एंड adulthood. सो दीज ऑल आर द स्टेजेस. सो यहाँ पे 4 स्टेजेस उन्होंने डिस्क्राइब करी हैं बच्चे. सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. राइट. सो अब देखेंगे
ये स्टेजेस क्या हैं? सो अब पहली स्टेज जो है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा क्या करता है, इन्फेंट क्या करेगा, डिफरेंशिएट्स सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो डिफरेंशिएट्स सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें देखिए इन्फेंट जो है एक तो अपने आप को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट से, कि हु एम आई एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन आ जाता है करना। सेकंड, रिकॉग्नाइजेज सेल्फ एज एजेंट ऑफ एक्शन एंड बिगन्स टू एक्ट इंटेंशनली, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा अपने आप को एज एजेंट ऑफ एक्शन एंड बिगन्स टू एक्ट इंटेंशनली। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, इंटेंशनली क्या है, एक्ट करता है, इंटेंशनली करता है एक्ट। देन अचीव्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब परमानेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, परमानेंस का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स continue to exist even when they cannot be seen, heard or touched। वो उन ऑब्जेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करता है तब जिनको वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, उनको टच नहीं कर पा रहा। सो वो होगा ऑब्जेक्ट परमिनियंस, ठीक है। सो सेंसरी मोटर का मतलब आप डिपिक्ट कर गए होंगे कि सेंसरी का मतलब क्या है, सेंसरी, और मोटर का मतलब क्या है, मोटर एक्शंस। सो यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को बाय कोऑर्डिनेटिंग द सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करता है, उसको दो अंडरस्टैंड क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस, राइट। लाइक सेंसरी जैसे देखना, सीइंग, हियरिंग, and with motor actions like touching, reaching to that place by using motor actions, right? So this is about sensory motor stage, ठीक है। So sensory motor stage में देखिए differentiate self from objects, recognize self as agent of action and begins to act intentionally, achieve object permanence। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या रहेगा, learns to use language and to represent object by images and words। अब लैंग्वेज जो है उसको लर्न करेगा और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो बच्चे टोडलर्स होंगे उनकी जो थिंकिंग रहेगी वो क्या रहेगी, स्टिल ईगोसेंट्रिक रहेगी, ईगोसेंट्रिज्म में रहेंगे, ये इनकी लिमिटेशंस हैं। एंड हैज़ डिफिकल्टी इन टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, I'll explain you in detail। Then classifies object by a single feature। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक सिंगल फीचर को देखेंगे और ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की बच्चे, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि दो लिमिटेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दो लिमिटेशंस कौन कौन सी रहेंगी, फर्स्ट वही ईगोसेंट्रिज्म, और दूसरा क्या है, एनिमिज्म, राइट। सो ईगोसेंट्रिज्म जो है दैट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड दैट ऑफ अदर पर्सन्स, ठीक है। तो तब ईगोसेंट्रिज्म स्टार्ट होती है, ठीक है, जब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है अपने पर्सपेक्टिव को दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो अब इसमें ना लाइक जीन पैगेट ने बहुत अच्छे से लाइक एक एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट और एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देके समझाया था। और उन्होंने इसमें ना 3 व्यूज बनाए थे माउंटेन्स के, ठीक है। और 3 व्यूज जो है माउंटेन्स के, उन्होंने क्या किया था, फिर ये एक बच्चे को
पूछा था कि लाइक इसका व्यू क्या है, इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, तो बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग ही उस पर्सपेक्टिव्स को देख के और वैसे ही बताया था। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो जब हम अपने पर्सपेक्टिव को ओन रखते हैं, पर वो वाला जो पर्सपेक्टिव हमें दिख रहा है जो एक्चुअल में है उसे हम डिपिक्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या होगा, उसमें ईगोसेंट्रिज्म होगा। देन इज एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या है? सो इसमें बच्चे का बिलीव क्या होता है, इसमें इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स पे। सो इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो उनको उनको उनका कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये इन एमिनेट, जो एक्शंस नहीं करते हैं, सो इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ एक्शंस। ठीक है, वो एक्शंस कर सकते हैं, आर कैपेबल ऑफ एक्शंस। जैसे कि जैसे कि अगर डॉल के साथ खेलूं और गुड्डे गुड़िया की मैरिज करूं, तो वो क्या होगा, उसको लगेगा कि नहीं ये असली में ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ एक्शंस। या फिर बच्चे बच्चे का ये बिलीव हो कि जो साइड वॉक है दैट वाज मैड एंड वो मुझे घेर देगी। ठीक है, सो ऐसा जो है चीज़ें, दैट कम्स अंडर एनिमिज्म। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ईगोसेंट्रिज्म, जब हम अपने ओन पर्सपेक्टिव को दूसरे के पर्सपेक्टिव के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एंड सेकंड इज एनिमिज्म, जिसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और बच्चों को का ये बिलीव होता है कि यस ये भी क्या कर सकते हैं, एक्शंस जो है, एक्शंस में वो रियल लाइफ की तरह ही आ रही हैं। राइट, सो अब जब बच्चा इन दो स्टेजेस, ये दो चीज़ें होंगी इसके बीच में, तो तब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? तब हम इस स्टेज को बोलते हैं सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज। ठीक है जी। और ऐसे ही एक और इसमें स्टेज आती है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज के अंडर ये सब स्टेजेस हैं इसकी दो। फर्स्ट इज सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज एंड सेकंड वन इज इंट्यूटिव थॉट, इंट्यूटिव थॉट स्टेज, सब स्टेज। ठीक है, ये भी इसकी सब स्टेज ही है, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। तो इसमें बच्चे का क्या एमर्जेंस होता है, क्या चीज बाहर निकल के आती है? एमर्जेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो इसमें ना बच्चा क्या करता है, ज्यादा क्वेश्चनिंग करता है, एंड ही और शी वांट्स टू नो व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर। ठीक है, वो ये पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें भी फिर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? सेंट्रेशन, ध्यान से सुनना बच्चे इस चीज को, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। सो सेंट्रेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑल अटेंशन ऑन वन characteristic compared to others। ठीक है, एक ही चीज पे फोकस करना, एक ही चीज पे फोकस करना। ठीक है, तो एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑल अटेंशन ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर टू अदर। तो इसमें बच्चे अनअवेयर होते हैं कंजर्वेशन पे। तो उन्होंने, पैगेट ने एक बहुत मोस्ट फेमस टास्क था उनका, उन्होंने एक बच्चे को प्रेजेंट किए, दो बीकर्स प्रेजेंट किए, दो बीकर्स थे और दोनों बीकर्स में सेम अमाउंट का लिक्विड डाला हुआ था, सेम अमाउंट का लिक्विड डाला गया। ठीक है, तो चाइल्ड जो था वो इन बीकर्स को देख रहा था और फिर उन्होंने क्या किया कि एक बीकर जो था, ठीक है, तो उस बीकर में से क्या किया, उन्होंने एक थिन कंटेनर में और टॉल में क्या किया, थिन और टॉल में क्या किया, उसको पोर कर दिया। ठीक है, पोर किया। तो ये ज़्यादा जो टिपिकली यंगर 7 और 8 ईयर्स चाइल्ड पे था। और अब क्या था कि इन दो बीकर्स का जो लिक्विड था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बट
अब बच्चा जो था उसने क्या फोकस, किस चीज़ पे फोकस किया, उसने फोकस किया इसकी हाइट पे, इसकी विड्थ पे कंटेनर की, और उसने कहा कि ये पानी जो है इसमें ज़्यादा है। ठीक है, सो लाइक दिस इज व्हाट इज द कंजर्वेशन, कि उसको अभी अनअवेयर है, उसे कंजर्व करना नहीं आता। ठीक है, सो चाइल्ड फेल्स टू शो, उन्होंने नंबर के अकॉर्डिंग करके देखा, मैटर के ऊपर करके देखा, लेंथ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग करके देखा, तो उनको लगा कि अभी जो ये स्टेज है, इस स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन करना नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये थिंकिंग के प्रोसेस के बेस्ड पे क्या बनाई थी, थ्योरी बनाई थी। ठीक है, सो इसमें उन्होंने देखा कि सिंबॉलिकली जो है, सिंबॉलिक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में जो, क्योंकि इसमें क्या था, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज जो थी वो दे आर लैंग्वेज एंड प्ले। सिंबॉलिक फंक्शन जो था दैट इज ओके, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म, एंड देन इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज में सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन था। तो अब जो थर्ड स्टेज आई दैट इज कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। अब बच्चा और भी क्या हो गया, इसमें तो थिंकिंग जो थी सेकंड में वो अभी भी ईगोसेंट्रिक है बच्चा, बट अब इसमें क्या हो गया, बच्चा क्या कर रहा है, लॉजिकली थिंक कर रहा है ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स को लेके। इसमें अब प्री ऑपरेशनल में अभी कंजर्वेशन नहीं हुई थी, बट अब कंक्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर और वेट हो गया है। अब वहां पे बच्चे ने सिर्फ सिंगल फीचर को देख के ही क्लासीफाई किया था, बट यहाँ पे अब बच्चा क्लासीफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द सेवरल फीचर्स एंड कैन ऑर्डर दैम इन सीरीज अलोंग अ सिंगल डायमेंशन सच एज साइज। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि कैसे कैसे किया था ये। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है एस वर्ड। एस स्टैंड्स फॉर सीरिएशन, राइट, एस स्टैंड्स फॉर सीरिएशन। अब सीरिएशन का मतलब क्या था, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग और सॉर्टिंग। सो जो ऑब्जेक्ट है उनको क्या करना है, करना अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू शेप और एनी अदर करेक्टरिस्टिक। लाइक मैंने बच्चे को डिफरेंट शेडेड जेम्स दिए, उसमें से उसको बोला कि यू हैव टू सॉर्ट आउट दीज अकॉर्डिंग टू द साइज। डिफरेंट साइजेस थे उसके, डिफरेंट कलर्स थे उसके, कलर के अकॉर्डिंग भी कहा गया, फिर उनको साइज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी कहा गया। तो इस स्टेज में क्या है, बच्चा वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट लॉजिकली रीजनिंग करके वो इनको सेपरेट कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। तो सेकेंड जो था दैट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसिटिविटी, राइट। सो ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या है, सो हियर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप्स among elements in serial order। अब सीरियल ऑर्डर का मतलब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि ए इज टॉलर देन बी एंड बी इज टॉलर देन सी, देन सी इज टॉलर देन ए इज टॉलर देन सी। तो ऐसे क्या है, बच्चा जो है वो क्या करता है इस स्टेज में, लॉजिकल रिलेशनशिप्स जो हैं उनको सीरियल ऑर्डर में लगा सकता है। सो थर्ड दैट इज सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि बच्चा फिर से क्या कर सकता है, एबिलिटी टू नेम एंड आइडेंटिफाई set of objects according to size, appearance, right। सो इसमें क्या है, बच्चे की एबिलिटी है कि ये चेक करना है एबिलिटी कि बच्चा जो है बेबी या द स्टेज चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई द नेम्स और आइडेंटिफाई द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नॉट। ठीक है, सो इसमें उसका वही बात, फिर साइज के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट इज
डी, सो डी इज डिसेंटरिंग, डिसेंटरिंग। सो डिसेंटरिंग का मतलब क्या है कि हमने बच्चे को मल्टीपल एस्पेक्ट्स देने हैं और देखेंगे कि द चाइल्ड इज एबल टू solve the problem or not, or not, right? So next is R, reversibility, reversibility। रिवर्सिबिलिटी में क्या है, ये देखना है कि वेदर द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट नंबर और ऑब्जेक्ट that can be changed, और जिसे हम बोल सकते हैं like changed or returned back to its original state। जैसे कि मैं बोलूँ 4+4 इज इक्वल्स टू 8 एंड 8 - 4 कितने हुए 4, तो मतलब 4 जो थे वो दोबारा से 4 आ गए। तो ऐसे रिवर्सिबिलिटी जो है बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो थ्योरी है वो किसके बेस्ड थी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेस्ड है, राइट। सो ऐसे ही कंजर्वेशन, क्योंकि हमने देखा था कि कंसीव स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन, तो हमने देखा था कि ये लैकिंग था इन सेकंड स्टेज, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, फुली बच्चा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। सो अंडरस्टैंडिंग द दैट क्वांटिटी, ठीक है जी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे बच्चा जो है उन सारी चीज़ों को क्या करना स्टार्ट कर देता है, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे आके क्या होती है, वन थिंग मोर हियर, यहाँ पे आके ई, एंड दैट इज ई स्टैंड्स फॉर इलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। अब इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे बच्चा व्यू करेगा फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, उनके उनके व्यू के साथ बच्चा क्या है, पर्सपेक्टिव देखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो आई रिपीट, एस स्टैंड्स फॉर सीरिएशन, सीरियल वाइज सॉर्ट करना, टी ट्रांसिविटी जिसमें लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स इन सीरियल ऑर्डर, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए ऑटोमेटिकली सी से बड़ा होगा। सी क्लासिफिकेशन जिसमें वो उसकी एबिलिटी होती है कि नेम और को क्लासीफाई करना है या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। डी इज़ डिसेंटरिंग जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स बच्चे को दिए जाते हैं और बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। देन आर इज़ रिवर्सिबिलिटी जिसमें बच्चा जो है वो अगर स्टार्ट किसी नंबर से किया है और उसको दोबारा से रिवर्स कर दें तो फिर वही नंबर दोबारा से आ जाए, ऐसे करके उसको टास्क दिए जाते हैं। एंड देन सी इज़ कंजर्वेशन जिसमें क्या है, बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है, लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, जो हमने प्रीवियस स्टेज में देखा कि वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी। देन ई इज़ एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, अब इसमें बच्चा जो है वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता है। एंड देन लास्ट दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, एंड इसमें अडोलसेंस एंड अडल्टहुड की बात हुई है अप टू, एंड यहाँ पे दिस एज ग्रुप पीपल कैन थिंक लॉजिकली, अब और भी लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या था, सिर्फ वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को ऑब्जेक्ट से। सेकंड में क्या है, बच्चा लर्न करना शुरू करता है लैंग्वेज, स्टिल वो ईगोसेंट्रिक होता है और सिर्फ एक ही फीचर को क्लासीफाई करता है, एक क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्ट को एक ही फीचर के साथ। बट कंक्रीट ऑपरेशनल में हमने देखा कि बच्चा और भी लॉजिकली थिंक करना शुरू करता है और अचीव कर लेता है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर वेट हियर, और बच्चा क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को वेरियस फीचर्स के साथ। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा जो है अब बड़ा हो गया, एडोलेसेंस एंड अडल्ट एज में है, तो अब द पर्सन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट abstract
propositions and test hypothesis also here systematically and becomes concerned with the hypothetical, the future and ideological problems. So जो भी उसे problems आती हैं वो बहुत ही keen observe करके, बहुत सोच समझ के, accurate think करके वो क्या कर सकता है, अपनी problems को sort out कर सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस stage में आके बच्चा या फिर जो adult है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके अडल्ट जो है वो थिंक अब्स्ट्रैक्टली करेगा. ठीक है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टली थिंक करना स्टार्ट करता है और रीजनिंग जो है वो भी लॉजिकल हो जाती है. रीजनिंग जो है वो भी लॉजिकल हो जाती है एंड इसमें वो अपने कंक्लूशंस जो है वो निकाल लेता है, ड्रॉ कंक्लूशंस. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन बच्चे. सो आज हमने डिस्कस किया है पैगेट्स थेरी के बारे में. सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थेरी. सो अब तक हमने 3 थेरीज डिस्कस कर ली हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो. और नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर आपको कोई वीडियोस मेरी तरफ से चाहिए होंगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.